नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम सीयूईटी पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा करने के लिए अभी हाल ही में जेएनयू एमए में एडमिशन लिए हैं अभिषेक, जिनसे हम विस्तार से बातचीत करेंगे। और जो भी विद्यार्थी दूर दराज इलाके के हैं और वो किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय ख़ासतौर से जेएनयू में पढ़ना चाहते हैं, तो उम्मीद करता हूं कि उनकी दृष्टिकोण से आज की हमारी चर्चा सार्थक होगी। और अभिषेक से हमारी मुलाकात कैसे हुई कि कुछ दिनों से हम भी जेएनयू में आए हुए हैं और ऐसे ही हम लोग टहल रहे थे और अभिषेक ने मुझे पहचाना और फिर वहीं से बातचीत शुरू हुई और हमने इनसे आग्रह किया कि अगर आप जेएनयू एमए एंट्रेंस को लेकर या सीयूईटी पीजी एंट्रेंस को लेकर बातचीत करना चाहते हैं तो हमें अच्छा लगेगा, और इन्होंने सहर्ष से स्वीकृति दी। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं, एक एक पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो अभिषेक का हम हार्दिक स्वागत करते हैं और हम जानना चाहेंगे कि अभिषेक कहाँ के रहने वाले हैं और इन्होंने अपना बीए कहाँ से किया है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मेरा नाम जैसा कि अभिषेक कुमार है और जो है मेरा घर आजमगढ़ है। आजमगढ़ में पवई एक हम लोगों का ब्लॉक है, उसके बगल एक गांव है सुल्तानपुर, वहीं पे मेरा घर है। और मेरा स्कूल यूजी और यूजी जो है श्री डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से हुई है। और साथ ही साथ मैं जब वहाँ से आया था घर तो हम लोगों को सीयूईटी देने के लिए, मास्टर्स करने के लिए एक ना एक जैसे सीयूईटी का नाम सुना था, तो सीयूईटी का नाम सुना था तो एक दिन ऐसे ही घर पे बैठे बैठे देख रहा था तो मैंने सोचा थोड़ा सा सर्च किया जाए सीयूईटी क्या है, किसके बारे में। तो उसके बाद पता लगा कि अच्छा सीयूईटी एक एंट्रेंस टेस्ट है जिसके माध्यम से हम जेएनयू, बीएचयू, डीयू जैसे इन ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा सकते हैं। इसको क्वालिफाई, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके। तो जैसे ही वीडियो देख रहा था तो फिर सर का एक वीडियो आया अनुराज हिंदी एकेडमी करके, तो फिर हम लोगों ने चेक करना शुरू किया कि देखा कि कैसे है। तो फिर इनके वीडियो में जैसे ही आते हैं तो देखते हैं इनका अच्छा कंटेंट था। जब मैं सिलेबस देखा उसका और इनका, इसमें काफ़ी चीज़ें जो थी एकदम मैच कर रही थी और उसी पे पूरा ही बेस्ड था सीयूईटी के लिए। तो वैसे हमारी कोशिश रहती है कि अभिषेक जैसे जो दूर दराज के विद्यार्थी हैं जो कुछ अपने जीवन में अच्छा करना चाहते हैं, उन्हीं के दृष्टिकोण से हम बनाते हैं। तो शुरुआत में ही अभिषेक ने इस चैनल के बारे में बता दिया, लेकिन हम ये मानते हैं कि किसी के चैनल को देखने से या फिर किसी के नोट्स को पढ़ने से सफलता नहीं मिलती है। इसके लिए अभिषेक ने अपनी ज़रूर कोई ना कोई रणनीति बनाई होगी। इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा कि अभिषेक ने किस तरीके से तैयारी की और क्या इनकी रणनीति रही। जी ज़रूर। जैसा कि तो सबसे पहले जब मैं सीयूईटी का एंट्रेंस देखा, फिर उसके बाद मेरा हिंदी ही ऑन था, तो फिर उसके बाद मैंने हिंदी से ही मुझे जो है मास्टर्स करना था और मैं सोच रहा था कि जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाऊँ। तो उसके लिए मैं सीयूईटी का जो है उसके वेबसाइट पे गया और कुछ यूट्यूब पे भी चेक किया। तब उसके बाद उसका देखा सिलेबस हिंदी का, हाँ सिलेबस देखा और उसका पेपर कोड था LAQP02 था। फिर वहाँ से एक एक कंटेंट मैंने जो सिलेबस था उसको एक बुक पे नोट किया। बुक पे नोट करने के बाद उसके शॉर्ट टॉपिक्स हैं, 7 टॉपिक हैं। तो फिर उसके बाद देखा कि पहला टॉपिक था जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण, और दूसरा जो टॉपिक था हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से आधुनिक काल तक था। इसमें जो है प्रमुख रचनाकार और उनकी रचना प्रवृत्तियों पर प्रभाव डालना है, उसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं क्वेश्चंस में सीयूईटी में। और थर्ड टॉपिक था हिंदी साहित्य की विविध विधाएं, जैसे उपन्यास हो गया, कहानी हो गया, नाटक हो गया, निबंध हो गया और अन्य गद्य विधाएं हैं। और चौथा जो हम लोगों का टॉपिक है प्रयोजनमूलक हिंदी के विविध रूप। और इसी कड़ी में 5वां टॉपिक है जनसंचार माध्यमों में हिंदी, जो मुख्य समाचार पत्र हैं और उन हिंदी में उनका योगदान, और विज्ञापन में हिंदी, और रेडियो टेलीविज़न में हिंदी का क्या कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा है उन सभी का। और साथ ही साथ 6वां जो टॉपिक है वो भारतीय काव्य शास्त्र है और उसमें भी इंक्लूड है शब्द शक्ति, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन और काव्य लक्षण। और 7वां जो टॉपिक है वो हिंदी व्याकरण है, संधि, समास, काल, वाक्य विन्यास।
तो फिर जब मैं बनाया तो उसके बाद देखा कि मैंने सोचा कि देखते हैं कि ऑनलाइन आजकल सब कुछ हो रहा है। तो फिर जैसा कि पहले ही बता दिया था मैंने कि अनुराज हिंदी एकेडमी पे आया, तो फिर मुझे उतना विश्वास नहीं हो रहा था चैनल पे कि क्या होगा कैसे होगा। तो फिर देखा, ढूंढने लगा कंटेंट। और एक बात भी मैंने रखती है कि जिसको भूख रहती है किसी चीज़ को, उसको तो मिल ही जाती है। अगर तमन्ना है किसी चीज़ को पाने की तो मिल ही जाती है, बस ढूंढने वाला होना चाहिए। तो फिर मैं ढूंढा। तो अभिषेक ने बैठे ही बैठे CUET PG का जो भी सिलेबस है उसके बारे में चर्चा कर दी। 7 पॉइंट उसमें हैं और एक पूरे पॉइंट को इन्होंने वहाँ पर बता दिया है। अभिषेक, इनको पढ़ने के लिए आपने किन किन किताबों को पढ़ा था? जैसे जो विद्यार्थी हैं वो चाहते हैं कि किताब पढ़ के और अच्छे से तैयारी करें, तो उनके लिए आप कौन कौन सी किताबें बताएंगे? तो जैसा कि मैं उतना तो जानता नहीं था, आपको ऑनलाइन आना ही पड़ेगा इसलिए, क्योंकि आज ऑनलाइन नहीं आएंगे तो क्योंकि आप रिसोर्सेज के बारे में पता नहीं कर पाएंगे कि कौन सी बुक जो है पैसे जो स्टैंडर्ड बुक हैं। तो कई बुक हैं मार्केट में हालांकि, लेकिन सब पे आपको ध्यान नहीं भटकना नहीं है ज़्यादा। आपको पहले सिलेबस बनाने के बाद देखना है कौन बुक है, फिर जो है यूट्यूब पे आएंगे देख लीजिएगा। सर के ही चैनल पे कई सारी वीडियोज़ भरी पड़ी हैं। तो उसके बाद सर ने बुक इशू किया था, जो है रेफ़र किया था कि हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, विश्वनाथ त्रिपाठी जी का पहली बुक। और दूसरा सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे नाम का आता है एक हिंदी साहित्य का संक्षिप्त या वस्तुनिष्ठ इतिहास। हाँ, और हाँ, भाषा साहित्य। और एक थर्ड बुक इन्होंने रिफ़र किया था तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जिसको हिंदी साहित्य का रीढ़ माना जाता है, उस किताब को। और फिर उसके बाद जब मुझे ऐसे धीरे धीरे पता लगा, फिर और भी मैंने इनके चैनल पे ढूंढने का प्रयास किया। तो इन्होंने एक कहीं और भी जिक्र किया था, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का हिंदी साहित्य का संवेदना और विकास। तो इन बुक को जो है मैं एक आधारभूत मान के इनको चला, और इन्हीं के बेस पे जो है मैंने नोट्स तैयार किया मैंने खुद से, क्योंकि मैं जो है लाइब्रेरी जा नहीं सकता और घर पे ही तो धीरे टाइम तो लगता ही है तो करने में। तो फिर मैंने धीरे धीरे नोट्स बनाने शुरू किए, और नोट्स बनाने के बाद वहाँ से रिवाइज किया। और उसके बाद सर के चैनल पे जो वीडियो भरा पड़ा था, एक प्लेलिस्ट है, तो मैं यहाँ से रिवाइज करने के बाद सर के प्लेलिस्ट को रिवाइज करता, ताकि जो है समझ एक विकसित हो जाए। तो अभिषेक ईमानदारी से बातों को रख रहे हैं और किताब के बारे में बताया। जो विद्यार्थी अभी इसे तैयारी करना चाहते हैं वो ज़रूर हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, गोविंद सरस्वती पांडे की किताब, हिंदी व्याकरण में वासुदेव नंदन प्रसाद की किताब, और प्रयोजनमूलक हिंदी दंगल झाल्टे की किताब को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है कि सिलेबस को भी देखिए और उसके आधार पे अपने से खुद नोट्स बनाइए। अभिषेक ने बताया भी कि इन्होंने खुद से तैयारी की। इसी में मैं एक प्रश्न और जोड़ना चाहूँगा अभिषेक, कि आमतौर पर मैंने देखा है कि पढ़ाई मनोविज्ञान का भी एक खेल है, कि अगर आप मानसिक रूप से अपने को मजबूत रखेंगे तभी आप उस परीक्षा में क्वालिफाई होंगे। अक्सर हमने देखा है कि विद्यार्थी किसी भी परीक्षा की तैयारी करने जाते हैं तो उनके मन में आता है कि कोई कोचिंग ज्वाइन करें, कोई कोर्स ख़रीदें। फिर इन दोनों को करने के बाद उनके दिमाग में आता है कि हमने लाइब्रेरी नहीं ज्वाइन की तो कहीं मैं पिछड़ न जाऊं। तो आपने अपनी तैयारी के समय कोई कोचिंग, कोई कोर्स या कोई लाइब्रेरी ज्वाइन किया था? नहीं सर, मैंने तो कोई कोचिंग भी नहीं ज्वाइन किया था, सेल्फ स्टडी था मेरा पूरा। क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, हाँ, तो BHU में पढ़ते हैं, तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि जो है यहाँ से वहाँ से। और आपके चैनल का भी, जैसे अनुराज हिंदी एकेडमी का, तो पहले से वो लोग जानते थे कि अनुराज भैया जो है BHU से UG किए और JNU से PG और PhD किए। तो फिर वो लोग भी बताए, और वो लोग मुझे बताए कि ये बुक रेफ़र किए और बोले कि एक सही तरीके और सही रणनीति से ही हम इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। हाँ, और आपको मानसिक रूप से मजबूत ही होना पड़ेगा। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा, आप PYQ को ज़रूर ध्यान रखें। आप जो भी 2019 से हुआ है, पहले तो 2021 या 22 में मेरे ख्याल से CUET आया, उसके पहले एंट्रेंस पेपर होता था अलग अलग यूनिवर्सिटी का, आप अपने हिसाब से कराती थी। हाँ, तो फिर अभी तो 2022 में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट आया। हाँ, तो बिल्कुल सही अभिषेक ने कहा कि अपनी क्षमता को पहचानना है और फिर उसके आधार पे
तैयारी करनी है। वैसे तैयारी को लेकर तमाम आपके पास माध्यम है, प्लेटफॉर्म है, आप कर सकते हैं। चूँकि हमारा संबंध जेएनयू से रहा है, बीएचयू से रहा है, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि लंबे अंतराल के बाद कैंपस में आया था तो बच्चों ने पहचानना शुरू किया था। ये एक अच्छी बात होती है कि 8-10 साल के बाद कोई आए और लोगों से कनेक्ट रहे, तो कहीं न कहीं ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है ये रहा होगा। और उसमें उसने अभिषेक की तैयारी में भी थोड़ा बहुत योगदान दिया। और मैं चाहूँगा कि जो भी विद्यार्थी तैयारी करना चाहते हैं वो 1-2 बार देखें और तुरंत कोई निष्कर्ष पे ना जाएं कि ये मेरे लिए है कि नहीं है। ये ज़रूर मैं आग्रह करूँगा। अभिषेक का एडमिशन हो गया है, अब ये क्लास भी करना शुरू कर चुके हैं। अभिषेक, आप वो इस समय कहाँ पर हैं, किस हॉस्टल में? माही मांडवी हॉस्टल में। अच्छा, रूम नंबर 8। हाँ, रूम नंबर 1 में है। और यहाँ के सीनियर काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। और अभिषेक, शायद अभी आपको हॉस्टल मिला है? नहीं अलॉट हुआ है, तो सीनियर के पास ही रहने, वो सब सपोर्टिव हैं। यहाँ पे जितने भी सीनियर्स हैं सब सपोर्टिव हैं। जी जी। और हम बताना चाहेंगे, अभिषेक को भी पता चल जाएगा कि अगर शुरुआत में हॉस्टल नहीं मिलता है तो यहाँ पर सेकेंड रूममेट, थर्ड रूममेट तक की भी व्यवस्था है और अच्छे से हॉस्टल मिल भी जाता है। अब तो आप क्लास भी करते होंगे? हाँ, क्लास करते हैं, 4-5 दिन क्लास किए हैं। जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो ये रक्षाबंधन का भी समय है और धीरे धीरे उम्मीद है कि आगे क्लास और भर जाएगी, इनके बहुत सारे दोस्त भी हो जाएंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे। आगे आपका क्या लक्ष्य है अभिषेक? पहले तो सोच रहा था जब यूजी में था तो यूपीएससी का, बट यहाँ पे जैसे आया ना तो थोड़ा सा अलग ही इन्वायरमेंट है। यहाँ पे आप थोड़ा सा एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत, काफ़ी चीज़ सीखते हैं और सीनियर जूनियर से जो भी हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ है, जैसे कई यूनिवर्सिटी में होता है कि लोग अपने डिपार्टमेंट तक से ही सीमित रह जाते हैं, बट जेएनयू ऐसा नहीं है। जेएनयू आपको सिखाता है कि जो है, और यहाँ पे डिपार्टमेंट नहीं बल्कि स्कूल होते हैं, तो हम लोगों का जो है सेंटर भी होता है, CIL होता है, CIL सेंटर ऑफ इंडियन लैंग्वेज। तो वहाँ पे आप एक ही सब्जेक्ट के नहीं, अलग अलग कोर्स के इन बच्चों से आप एक दूसरे से बात करेंगे। कई फॉरेन कंट्रीज के भी लड़के यहाँ बच्चियाँ पढ़ते हैं, तो उनसे भी बात करने में बहुत ही अच्छा लगता है कि हाँ, एक ऐसा है खुला विचारों वाला ये आइडियोलॉजी। जैसे कि लोग बोलते हैं कि जेएनयू जो है राजनीति ज़्यादा होती है, पढ़ाई कम, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जेएनयू में आएँ तो सही। हमारा भी ये मानना है कि छोटी जगहों से जितने भी लोग आते हैं, कुछ उनका बदले ना बदले लेकिन व्यक्तित्व में काफ़ी बदलाव आता है। उसका उदाहरण हमें भी ले सकते हैं और आगे चलकर अभिषेक जैसे ढेर सारे यहाँ पर विद्यार्थी आएंगे, अब देखने में मिलेगा ही। और अंत में मैं यही कहूँगा अभिषेक के लिए कि आगे जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें सफलता हासिल करें। और कई बार हमने देखा है कि बड़े संस्थाओं में पढ़ने के कारण एक दबाव भी रहता है, उस दबाव से एकदम मुक्त रहना है और अच्छे से आपको तैयारी करते रहना है। और कम से कम 2 फील्ड है, एक एकेडमिक और एक सिविल सर्विसेज, जिसमें इच्छा करें उधर आप ज़रूर जाइए। लेकिन जब तक आप विद्यार्थी हैं, ख़ास तौर से MA के विद्यार्थियों को आखिरी चरण का ही विद्यार्थी माना जाता है। इसके बाद वो शोधार्थी हो जाते हैं, फिर आगे चलकर अध्यापक भी हो जाते हैं, चीज़ें हैं। तो विद्यार्थी जीवन को अच्छे से आपको जीना है और जो भी आपके पेपर हैं उसमें अच्छा परफॉर्मेंस करना है, ग्रेड को ठीक रखना है। जी बिल्कुल, जैसा कि सर ने कहा कि ग्रेड को थोड़ा सही रखना है, सही कह रहे हैं। और इनका भी मानना ठीक ही है। मेरे ख्याल से यहाँ पे जब मैं उस समय पढ़ रहा था, नोट्स बना रहा था, तो घर पे इतना टाइम नहीं था कि मैं भी इतना थोड़ा सा स्ट्रेस में हो जाते हैं कभी कि यार आज पढ़ाई नहीं हो रही, घर पे इतना काम, इधर वहाँ पापा मम्मी भेज दिया, वहाँ पे यहाँ पे, घर की जिम्मेदारियों को भी देखते हुए। और साथ में मैं जब भी पढ़ता था तो शाम में सोते वक्त रिवाइज करके सोता था और जो है सुबह उठते ही तब रिवाइज करके करता था, क्योंकि उसके बाद दिनचर्या स्टार्ट हो जाती तो टाइम उतना मिल नहीं पाता। और दोपहर को जब भी मैं बैठता तो फिर सीधा पढ़ता ही था। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं और घर पे ऐसे ही रहते हैं, तो गांव में उतना माहौल ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने दबाव में थोड़ा बहुत ज़रूर ही किया है। लेकिन मैं कहूँगा कि एक बार अगर अच्छे से आपने निकाल लिए, जेएनयू आ गए ना, तो यहाँ पे आपका व्यक्तित्व तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और दूसरी बात, जैसे सर ने कहा सिविल सर्विस और एकेडमिक्स का, यहाँ पे आप आएंगे तो 2 साल मेरे ख्याल से जो है आप पहले जेएनयू को जानिए, समझिए, सीखिए, उसके बाद ही किसी चीज़ का निर्णय लें। क्योंकि हम जिसके बारे में नहीं जानते उसके बारे में पहले से ही कोई भी विचार या थिंक या थॉट बना लेना उचित नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक है, अभिषेक अच्छा करेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ।
और अंत में मैं एक सवाल अभिषेक से यही करूँगा कि जो विद्यार्थी ऐसे हैं जो चाहते हैं कि वो तैयारी करें, तो उनके लिए एक दो वाक्य में बताएंगे कि किस चीज़ पे वो ज़्यादा फोकस करें कि आराम से बिना किसी भ्रम के वो तैयारी करें। हाँ, जैसा कि सर ने कहा, जो पहले का सिलेबस मैंने बता ही दिया था पहले का। तो पहले का जो 3 टॉपिक है उसको छोड़ने के बाद अगर आते हैं आप, जैसे प्रयोजन मूलक हिंदी हो गया, ठीक है, और दूसरा जनसंचार माध्यम हिंदी, और समाचार पत्र और हिंदी विज्ञापन में हिंदी, रेडियो एवं टेलीविज़न, और साथ ही साथ भारतीय काव्य शास्त्र, जिसमें शब्द शक्ति से 2-3 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं पेपर में, और हिंदी व्याकरण उससे हर बार 8-10 क्वेश्चन। यानी कि ये जो मैंने 3-4 ये जो चार सेगमेंट बताएं, तो इनसे हर बार लगभग 30 क्वेश्चंस, मेरे ख्याल से 30-32 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि बच्चे इसको छोड़ देते हैं। और वो जो है ज़्यादातर फोकस हिंदी साहित्य का काल विभाजन और आदिकाल से आधुनिक काल और प्रवृत्तियाँ, जैसे जो भी विधाएँ हैं, तो उन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। मेरे ख्याल से आप जो मैंने पहले का 4-5 सेगमेंट बताएँ, उनको ज़्यादा तैयार करें, क्योंकि जिन्हों में उसी का सिलेक्शन होगा जिनका यही बेस तैयार रहेगा। क्योंकि हिंदी साहित्य का काल विभाजन एक बार आप पढ़ लेंगे ना, और इतिहास तो कहीं ना कहीं तो मेरे ख्याल से कर ही लेंगे, बट जो प्रयोजन मूलक हिंदी, जनसंचार माध्यम और भारतीय काव्य शास्त्र और हिंदी व्याकरण पूरा, संधि समास काल, वाक्य विन्यास, ये सब ज़्यादा पोर्शन वाले क्वेश्चंस, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। तो इसको पहले तैयार करें मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं तो यही तैयार किया था, इसलिए मेरा सिलेक्शन ज़्यादा हो पाया, और सर ने भी यही बताया था। तो मैंने देखा तो मुझे उतना ट्रस्ट नहीं हुआ, तो मैंने सोचा अब क्या ही किसी की बातों पे, आप चैनल बनाए हैं तो इसका क्या ही मतलब है, किसी की बातों पे, इनके चैनल पे पूरा निर्भर नहीं होना, कोई भी हो, मेरे ख्याल से किसी के ऊपर निर्भर ना रहें। आप सेल्फ स्टडी करें और साथ में साथ PYQ देखें, और इनका भी जैसे कोई भी वीडियो डाल दिया तो इसका मतलब ये नहीं उस पर ट्रस्ट कर लिया जाए, देखें, सोचें, समझें। तब फिर मैंने देखा, सोचा, समझा, PYQ निकाला तो देखा कि हाँ सर ने ठीक बताया है, और इनका जेनू से मास्टर्स भी हुआ, तो मेरे ख्याल से गलत तो नहीं बताएंगे बिल्कुल भी। तो यही अपने चैनल्स पे जो प्लेलिस्ट है इनका, तो यही तैयार किए थे, तो मैंने यहाँ से तैयार किया था। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि दृष्टि से भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र जरूर तैयार कर लें, नहीं तो हालांकि सर के चैनल पे है ही। ठीक है, अभिषेक ने बहुत सारी बातों को बता दिया। और यहाँ पर देखा जाए तो 2 पीढ़ियाँ हैं, एक पीढ़ी जो संचालन कर रही है कार्यक्रम का, और दूसरी पीढ़ी है जो उत्तर दे रही है। और कई बार ये लगता है कि व्यक्ति को लगता है या फिर विद्यार्थियों को लगता है कि वो किसी संस्थान से जब निकलते हैं तो वहीं से संस्थान का पतन शुरू हो जाता है, लेकिन गलत है। हर विद्यार्थी का समय जो होता है वो अपने जिस संस्थान में रहता है वो स्वर्णिम काल रहता है। तो जब हम पढ़ा करते थे तो लगता था कि वो स्वर्णिम काल था, अब अभिषेक पढ़ रहे हैं तो ये इनका स्वर्णिम काल है। और आगे के लिए मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ। और हाँ, और ये मेरी एक छोटी सी मतलब कि नम्रता पे, निवेदन पे इन्होंने स्वीकार कर लिया, अच्छा लगा। और जो भी सही अनुभूति थी उसको लेकर हमने चर्चा की। उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, आप सभी के कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा, क्योंकि हम लोग सीमित संसाधनों में काम करते हैं। अरावली गेस्ट हाउस में बैठे हुए हैं, बारिश का समय है और किसी तरीके से लाइट की हमने व्यवस्था की है। कैमरे पे अनुराधा जी हैं, उनका भी हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, उनके बिना एक शूटिंग नहीं हो पाती।